यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो आज हम चालू करने वाले हैं एक नया टॉपिक और शानदार वाला टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है, तो चलिए आ जाइए सब लोग। आज से हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार सी चीज, और उसको बोलते हैं, उस टॉपिक को प्रोसीजरल पार्ट चालू करेंगे आज से हम। और आज से हम प्रोसीजरल पार्ट में जो सीखने वाले हैं दैट इज द रिटन फाइलिंग, एंड उसके साथ में रिटन फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर। तो हम सीखेंगे कि भैया रिटन कौन फाइल करना है, कैसे करना है, असेसमेंट कैसे होता है, क्या होता है, वो सब चीजें हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है। सो टुडे इज आवर मेन फोकस टू द रिटन फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर। चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं। पहली चीज तो ये कि सर असेसमेंट प्रोसीजर होता क्या है। तो असेसमेंट प्रोसीजर को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ कि असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, तो अपन कॉमन सेंस से समझेंगे। असेसमेंट प्रोसीजर मींस फाइंड आउट ऑफ योर टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑन द टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालना और उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालना, दैट इज कॉल योर असेसमेंट प्रोसीजर। आप टोटल इनकम निकालिए, उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालिए, दैट इज कॉल योर असेसमेंट प्रोसीजर। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले असेसी क्या करेगा, और दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे डिपार्टमेंट क्या करेगा। तो आज हम चालू करेंगे सबसे पहला पार्ट, दैट इज असेसी क्या करेगा। तो असेसी ऑब्वियसली अपना रिटर्न फाइल करेगा। रिटर्न फाइल करने के बाद जो भी उस पर टैक्स आता है वो टैक्स को पे करेगा, उस रिटर्न को ऑथेंटिकेट करेगा, ये सब असेसी करेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट अपना काम है वो चालू करेगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे असेसी क्या करेगा। तो चलिए असेसी क्या करेगा, उसमें सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज द सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। आप बोर्ड पे देखेंगे, और 139 सबसेक्शन 1 को हम बोलेंगे नॉर्मल रिटर्न। सबसे पहली क्वेश्चन ये आती है, सबसे पहली चीज ये आती है कि सर एक बात बताइए, रिटर्न फाइल किसको करना पड़ेगा। मींस ऐसा कौन सा पर्सन है जो रिटर्न फाइल करेगा, कौन रिटर्न फाइल करेगा, किसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे आप देखते होंगे आप में से बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स हैं नॉर्मली वो रिटर्न फाइल करते होंगे, या जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं रिटर्न फाइल करता हूं। तो क्वेश्चन ये आता है रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं, लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि सबसे पहले अगर कोई कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म। अब एक बात समझना, पार्टनरशिप फर्म जो है, कंपनी है एंड पार्टनरशिप फर्म है। और एक चीज समझना, फर्म में ऑलवेज इंक्लूड होगी एलएलपी। एलएलपी जो है वो हमेशा फर्म में इंक्लूड होती है। एलएलपी इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उसको एलएलपी को फर्म ही बोलते हैं। तो जो भी कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म है ना गाइस, उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मींस उनको तो अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप पूछेंगे कि सर अगर मान लो कोई भी कंपनी है, उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ 28 मार्च को, 28 मार्च को इनकॉर्पोरेशन हुआ, 31 मार्च तक कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई, तो भी क्या उस कंपनी को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज यस, उसको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बता दूं, कंपनी और फर्म को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले उनका कोई बिजनेस है या नहीं है, भले उन्होंने कोई एक्टिविटी की है या नहीं की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस अ कंपनी इज फॉर्मेटेड, मींस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म, दे आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। लेकिन एक चीज समझना, जो दूसरे लोग हैं, मींस आप जैसे और मेरे जैसे लोग, जो अदर पर्सन जो कंपनी पार्टनरशिप फर्म में नहीं आते, अदर लोगों को रिटर्न तभी फाइल करना है जब उनका टोटल इनकम है ना, वो टोटल इनकम before claiming deduction under chapter 6A and exemption under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA is more than 54GA, after that 54GB is more than basic exemption, तो इनको रिटर्न फाइल करना है। तो समझने की कोशिश करना, मैंने क्या लिखा दूसरा पॉइंट, कि अदर पर्सन के केस में रिटर्न कब फाइल करना है। तो अदर पर्सन के केस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर आपका टोटल इनकम जो है, बट टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए। एक बात बताइए, टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए, क्या मैं इसको ग्रॉस टोटल इनकम बोल दूं? आंसर इज यस, ग्रॉस टोटल इनकम ही तो बोलते हैं। टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए, क्या मैं उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोल दूं? आंसर इज यस।
तो ग्रॉस टोटल इनकम, बट बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, F, G, GA, GB, ये एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला अगर आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा हो जाता है, बेसिक एग्जेम्पशन का मींस 2,50,000, in case of senior citizen it is 3 lakh, and in case of super senior citizen it is 5 lakh. So if your income is more than basic exemption, if your income is more than basic exemption but income before claiming deduction under chapter 6A as well as the before claiming exemption under the 54 series, if that income is more than basic exemption, then yes, assessee is required to file the return. तो आप ये बोलोगे रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता है? कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंडेटरी है, अदर असेसी को तभी फाइल करना है इफ ग्रॉस टोटल इनकम इज बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन ऑफ 54 सीरीज इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं, इधर देखिए। जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर हरी, और मिस्टर हरी जो है उसकी एज है 29 ईयर्स। तो मिस्टर हरी की एज 29 ईयर्स है। मान लो उसका पीजीबीपी का इनकम है वो 3 लाख है, और ये 3 लाख ही उसका हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम इज 3 लाख। अब एक चीज समझना, इसने क्या किया, डिडक्शन क्लेम किया एटीसी का, और एटीसी का डिडक्शन है 1 लाख का, तो इसका नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो आ गया 2 लाख। नेट टैक्सेबल इनकम है वो आ गया 2 लाख। अब एक चीज समझना, यहां नेट टैक्सेबल इनकम है वो आपका 2 लाख आ गया। एक बात बताइए, क्या यहां एसएससी को टैक्स भरना पड़ेगा? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड टू पे द टैक्स। यहां टैक्स नहीं आएगा क्योंकि आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, तो टैक्स तो नहीं आएगा। लेकिन क्या आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? यहां पे आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आंसर इज यस, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यहां पे आपको रिटर्न फाइल है वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यहां पे आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो ये ग्रॉस टोटल इनकम है ना, बिफोर क्लेमिंग दिस डिडक्शन, दिस इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, दिस इज मोर देन 2,50,000, देन ऑब्वियसली आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो सेम असेसी है जिसका नाम है मिस्टर हरी, सेम असेसी जिसका नाम है मिस्टर हरी। अब एक बात समझिए, उसका पीजीबीपी का इनकम है वो सिर्फ 1 लाख रुपया है और कोई इनकम है ही नहीं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, फॉर एन एग्जांपल वो 50 लाख रुपीज था, और ये 50 लाख रुपए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो मान लो एग्जेम्प्ट हो गया अंडर सेक्शन 54EC, और 54EC में पूरा 50 लाख है वो एग्जेम्प्ट हो गया। तो यहां पे आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं बचा, आपका ग्रॉस टोटल इनकम है वो 1 लाख आ जाएगा, और माइनस आपका जो डिडक्शन है वो डिडक्शन मान लो निल है, तो नेट टैक्सेबल इनकम भी कितना आ जाएगा? 1 लाख। मुझे एक बात बताइए, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या आपको अपना कोई टैक्स भरने की जरूरत है? क्या आपके लिए कोई टैक्स आएगा? आंसर इज नो, देयर इज नो टैक्स। बट क्या आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज यस, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो टोटल इनकम है बिफोर क्लेमिंग दिस 54 का एग्जेम्पशन, तो 54 का एग्जेम्पशन लेने से पहले आपका टोटल इनकम 51 लाख है, दैट इज मोर देन 2,50,000, देन ऑब्वियसली आपको जो रिटर्न है वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब आप मुझे ये पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों गवर्नमेंट है वो आपसे रिटर्न मंगा रही है? देखिए, गवर्नमेंट आपसे रिटर्न मंगा रही है क्योंकि वो चेक करना चाहती है कि आपने ये डिडक्शन जो लिए है अंडर चैप्टर 6 से, या फिर आपने जो एग्जेम्पशन ली है वो सही है या नहीं। पहले क्या होता था, लोग डिडक्शन के नाम पे कुछ भी ले लेते थे, एग्जेम्पशन नहीं लेते थे तो भी बोलते थे एग्जेम्पशन ले लिया, और रिटर्न फाइल ही नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कंप्लायंस करवाने के लिए ये चेक करना चाहती है गवर्नमेंट कि आपने ये एग्जेम्पशन जो क्लेम की है 54 सीरीज की वो सही की है या नहीं, आपने जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से लिए है वो सही लिए है या नहीं, वो चेक करना चाहती है। इसके लिए वो आपसे क्या करवा रहे हैं, रिटर्न है वो रिटर्न मंगवा रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि रिटर्न किसको फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न किसको जो है वो फाइल करना पड़ेगा करके, ठीक है। रिटर्न किसको फाइल करना पड़ेगा, तो आप हमेशा ये बोलेंगे कंपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंडेटरी है, अदर एसएससी के लिए तभी फाइल करना है जब आपका ग्रॉस टोटल इनकम बट बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन 54 का सीरीज इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, एक और फंडा आया, और ये फंडा लाया था प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी दैट टाइम आवर फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक फंडा डाला था इन 2012। ये बोलते हैं कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और यहां रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन सा पता है, अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, आप मेरी तरफ ध्यान देना, अदर देन आर बट एनओआर को छोड़ के, अदर देन
आर बट एन ओ आर। अब आर बट एन ओ आर को छोड़ दीजिए, बाकी वाला रेजिडेंट इंडिविजुअल तो मैं बोल दूं आर एंड ओ आर है। अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, मींस आर एंड ओ आर है। अब एक चीज समझना, ये जो आर एंड ओ आर है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है कौन? इंडिविजुअल। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर ये रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है आर एंड ओ आर, ये अगर बेनिफिशियल ओनर है, किस चीज का पता है? ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, या फिर उसके पास इंडिया के बाहर किसी अकाउंट का साइनिंग अथॉरिटी है ऑफ अकाउंट आउटसाइड इंडिया के बाहर किसी अकाउंट का साइनिंग अथॉरिटी है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं उस पर्सन को इंडिया में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। भले उसका पहले ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, ये एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, तो भी अगर यहां पे वो आर एंड ओ आर है, दैट इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और वो बेनिफिशियल ओनर है, वो क्या है? बेनिफिशियल ओनर है ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और अ साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको मैंडेटरीली अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ही हैज टू फाइल द रिटर्न, उसको मैंडेटरीली अपना रिटर्न है वो फाइल करना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल लेता हूं जैसे मान लो हम बात करते हैं दीक्षा की इस साल में कोई इनकम नहीं है, बट दीक्षा के पास नेपाल में एक फ्लैट है जिसमें पैसा दीक्षा ने लगाया। बेनिफिशियल ओनर का मतलब जिसने पैसा लगाया, दैट इज द बेनिफिशियल ओनर। इवन देयर मे बी अ केस व्हेन असेट इज रजिस्टर्ड इन एनी अदर पर्सन नेम, बट इफ यू हैव इन्वेस्टेड द मनी देन यू आर अ बेनिफिशियल ओनर। दीक्षा का नेपाल में एक फ्लैट है, तो कैन आई से दैट दीक्षा इज हैविंग द असेट आउटसाइड इंडिया? तो दीक्षा की अगर फॉरेन असेट है तो दीक्षा को इंडिया में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर दीक्षा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है और इंडिया के बाहर कोई असेट लोकेटेड है, उसकी बेनिफिशियल ओनर है, तो उसको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। या फिर बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी। ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो दुबई में एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें दीक्षा पार्टनर है। दुबई में एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें दीक्षा पार्टनर है, तो मैं बोल सकता हूं दीक्षा का वहां फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। या फिर मान लो दीक्षा के पास में कोई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शेयर है, तो जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शेयर है जो कि फॉरेन की कंपनी है, तो उसमें आपके पास शेयर होना मींस आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस केस में आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी बन जाएगा। या फिर इंडिया के बाहर कोई अकाउंट है जिसका आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, जैसे दीक्षा का स्विस बैंक में कोई अकाउंट है, जो स्विट्जरलैंड की बैंक है स्विस बैंक, और वो स्विस बैंक में अगर दीक्षा का कोई अकाउंट है तो उस अकाउंट का साइनिंग अथॉरिटी दीक्षा के पास होना, तो दीक्षा को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखिए बेटा, मैंने आपको क्या बताया, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है एंड ही इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी और साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट पर्सन इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, उसको इंडिया में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना है यहां पे, इस पार्ट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये जो पार्ट है इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, मतलब ये समझिए जैसे मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। अब आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, बट वो क्या है, अगर बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मैंने क्या बोला? अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है वो वाला, और वो क्या है, वो है बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो बेटा उस बेनिफिशियरी को भी अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मैंने क्या बोला?
आप इस पार्ट को छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए इसको थोड़ी देर के लिए। अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है और वो किसी असेट का ओनर नहीं है, बट ही इज अ बेनिफिशियरी, क्या है? बेनिफिशियरी, 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 बेनिफिशियरी मींस ही इज डिराइविंग बेनिफिट, ही इज नॉट अ ओनर बट ही इज डिराइविंग बेनिफिट ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करना इंडिया में मैंडेटरी है अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, कनाडा में एक फ्लैट है सनी का, सनी कनाडा में रहती है और उसका एक फ्लैट है कनाडा में। अब एक बात समझना, कनाडा में सनी का फ्लैट है और यहां पे सनी ने पारस को बोला, हमारे बैच में एक बंदा है पारस, और पारस को बोला कि पारस एक काम कर, उससे जितना भी रेंट आएगा ना, वो जो फ्लैट से जितना भी रेंट आएगा वो तू ही ले ले अगले 5-10 साल तक। एक काम कर, जो भी रेंट आएगा अगले 5-10 साल तक तू ही रख ले। तो यहां पे एक बात बताइए, वो फ्लैट जो कनाडा में उसका ओनर कौन है? सनी। बट यहां पे बेनिफिशियरी कौन है? पारस। बिकॉज पारस इज गोइंग टू गेट द रेंट फ्रॉम दैट फ्लैट। पारस है वो वहां पे बेनिफिशियरी बन गया, पारस को वहां से क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। तो इस केस में लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि यहां पे पारस को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जो पारस है वो पारस को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, बिकॉज यहां पारस जो है वो क्या है? बेनिफिशियरी है। तो उस केस में रिटर्न फाइल करना पारस को मैंडेटरी है। लेकिन एक चीज समझना, अगर यहां पे पॉइंट ये बोलेगा कि अगर ये बेनिफिशियल ओनर जो है वो रिटर्न फाइल करता है और वो इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड कर लेता है, तो यहां बेनिफिशियरी को फिर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, उस घर वाले एग्जांपल में जिसकी सनी ओनर है, मान लो सनी जो है वो सनी क्या है? सनी जो है वो भी रेजिडेंट है इंडिया की। तो उसने क्या किया होगा? इंडिया में रिटर्न फाइल कर दिया होगा और उसने उस इनकम को उसकी इनकम में क्लब कर दिया होगा। तो जब सनी ने रिटर्न फाइल कर दिया, सनी ने उस पर टैक्स भर दिया, तो क्या पारस को फिर रिटर्न फाइल करने की जरूरत है? नहीं, फिर पारस को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। इस कंसेप्ट को एक बार मैं वापस से समराइज करता हूं। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि अगर कोई भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ही इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर कोई असेट लोकेटेड है, उसका वो बेनिफिशियल ओनर है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट का, उसको रिटर्न फाइल, या साइनिंग अथॉरिटी है इंडिया के बाहर, उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। बट अगर मान लो कोई आर एंड ओ आर है, वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, बट ही इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो मैंडेटरी है उसको भी रिटर्न फाइल करना। लेकिन अगर बेनिफिशियल ओनर है, वो इंडिया में अपना रिटर्न फाइल कर लेता है और इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड कर लेता है, तो उस केस में बेनिफिशियरी को अपना रिटर्न है वो इंडिया में फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, लास्ट ईयर इन्होंने 1-2 और अमेंडमेंट किए, और वो अमेंडमेंट क्या है समझने की कोशिश करना। निर्मला सीतारमण जी ने कुछ अमेंडमेंट किए, और पहला अमेंडमेंट ये किया कि अगर आपके पास कोई करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट, ओनली करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट या फिर अकाउंट्स है, मींस एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट है। अब एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट है किसी बैंकिंग कंपनी के साथ में या कोऑपरेटिव बैंक के साथ में, और उसमें अगर आपका जो डिपॉजिट है ना, वो डिपॉजिट पूरे साल का मिला के 1 करोड़ या मोर हो जाता है, 1 करोड़ या मोर हो जाता है आपका डिपॉजिट, तो उस केस में आपको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना, कि अगर आपके पास कोई करंट अकाउंट है, अकाउंट या अकाउंट्स विद द बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के साथ में करके, ठीक है, और उसमें आपका जो पूरे साल का डिपॉजिट है, वो डिपॉजिट का अमाउंट जो है वो आपका 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है, तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब क्वेश्चन ये आता है डिपॉजिट का मतलब क्या? डिपॉजिट का मतलब यहां कैश या चेक, राइट आंसर इज कुछ भी नहीं लिखा तो दोनों डिपॉजिट, कैश चेक कुछ भी नहीं लिखा तो दोनों डिपॉजिट। तो मैंने क्या बोला, करंट अकाउंट है आपके पास एक या एक से ज्यादा, और भैया उसमें डिपॉजिट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, आपको मैंडेटरीली रिटर्न फाइल करना है। आपको मैंडेटरीली जो है वो मैंडेटरीली आपको रिटर्न है वो रिटर्न फाइल करना है। अब एक और चीज समझना, यहां पे है ना कुछ लोग इसको ऐसे भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज ऐसे लिखी है लॉ मेकर्स ने कि लाइक ही हैज डिपॉजिटेड अमाउंट मोर देन 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ है, सॉरी नॉट 1 करोड़ और मोर, इट्स मोर देन 1 करोड़, हियर इट इज अमाउंट मोर देन 1 करोड़ है, मोर देन 1 करोड़, सॉरी अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ वो मोर देन 1 करोड़ इन एग्रीगेट इन 1 और मोर करंट अकाउंट मेंटेन विथ बैंक, विथ अ बैंक के। अगर आप बेरेक्ट का लैंग्वेज देखेंगे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट मेंटेन विथ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक।
अब लोग ये बोलते हैं कि अगर मान लो मेरी अलग अलग बैंक के साथ है तो उसको मर्ज नहीं करेंगे और हर अलग अलग बैंक का 1 करोड़ देखेंगे, बट मेरे को लगता है ऐसा नहीं है। आप कितने भी करंट अकाउंट है किसी भी बैंक के साथ, टोटल आपके करंट अकाउंट में अगर 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दूसरी चीज, अगर आप क्या करते हो, कोई फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा करते हो, फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा करते हो, या तो आपके खुद के लिए या किसी और के लिए, आप खुद के लिए या किसी और के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा किया पूरे साल में मिला के, तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे दीक्षा है, दीक्षा शादी के बाद में हनीमून पे गई और हनीमून पे गई और वहां पे मान लो हनीमून पे यहां से मालदीव्स गए और उसके लिए दीक्षा ने 3 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर किया खुद के लिए और हस्बैंड के लिए। 3 लाख रुपीस का टोटल एक्सपेंडिचर किया दीक्षा ने किया, दैट इज मोर देन 2 लाख रुपीस करके, ठीक है। तो दीक्षा को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन मान लो 3 लाख में से उन्होंने बांट दिया, मींस 150 दीक्षा ने किया, 150 उसके हस्बैंड ने किया, तो उस केस में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, उस केस में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, तीसरा पॉइंट बोलता है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर इंकर्ड करते हो, कितना पता है, 1 लाख रुपए से ज्यादा, मींस आप पूरे साल में मिला के 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर आपने जो इंकर किया है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं, अभी तक रिटर्न किस किस को फाइल करना मैंडेटरी है, तो आप ऐसे समझेंगे। सबसे पहली चीज तो कि भैया जिसका कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के केस में तो मैंडेटरी है, अदर एसएससी के केस में ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग 54 का एग्जाम्पशन, मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। उसके बाद में अगर कोई भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है और वो बेनिफिशियल ओनर है ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी और साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको मैंडेटरी है। अगर बेनिफिशियल ओनर नहीं है, बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग लाइक फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। बट अगर बेनिफिशियल ओनर ने रिटर्न फाइल कर दिया, उसने अपनी इनकम को इनकम में इंक्लूड कर दिया, तो उस केस में बेनिफिशियरी को अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हो पूरे साल में मिला के 1 करोड़ से ज्यादा, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फॉरेन ट्रेवल पे खुद के लिए, फॉरेन ट्रेवल में खुद के लिए या किसी और के लिए भी 2 लाख रुपए से ज्यादा का आपने स्पेंड किया, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके घर का, आपके दुकान का, सबका मिला के, अगर मान लो कोई एसएससी है जिसके नाम पे मीटर है और वो एक्सपेंडिचर करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, मतलब घर में एसी चला रहे हो आप करके, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पूरे साल का मिला के 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद पता नहीं आ जाएगा ऐसा कि अगर सीए के बच्चे जीएमसीएस करते हैं तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्लासेस लेते हैं तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तो ऐसी ऐसी चीजें आ सकती है। पता नहीं निर्मला सीतारमण जी क्या करेगी, बट ऐसा इसमें है करके, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बोला, इन लोगों को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, बाकी इसके बाद आपको ऑप्शनल है, आप अगर करना चाहो तो ठीक है, नहीं चाहो तो ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना। नेक्स्ट पार्ट, कि सर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होगी, मींस व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो इधर देखिए सब लोग, मैं आपको बताने जा रहा हूं ड्यू डेट, कि सर ड्यू डेट क्या होती है रिटर्न फाइलिंग की, कब तक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो मैं बताऊं ड्यू डेट जो है एज पर द लॉ, अब देखो एक्सटेंशन वगैरह होता है वो अपने सिलेबस में कवर नहीं होता, जैसे आप बोलोगे इस बार तो एक्सटेंशन हुआ था एंड ऑल, तो वो कवर नहीं होता है करके। आईसीआई अपना रिटर्न फाइल करती है, नहीं आएगा, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, हाँ थोड़ा मतलब रहम खाओ। तो देखिए अभी चालू हुआ है, तो ड्यू डेट क्या है और ड्यू डेट अपन पढ़ना चालू करते हैं, ड्यू डेट किसके लिए क्या है। तो सबसे पहली चीज देखिए, अगर कोई भी कैप है, कैप वाले एसएससी है, कैप, कैप का मतलब होता है, सी का मतलब कंपनी, जो भी कंपनी है। दूसरा ए का मतलब पर्सन रिक्वायर टू ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ। या फिर पी का मतलब पार्टनर ऑफ फर्म एंड फर्म अकाउंट्स रिक्वायर टू ऑडिट। तो देखिए मैंने यहां पे 3 लोग बोले, दैट इज कैप, कैप करके याद रखो, कैप। कैप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सी का मतलब कंपनी, जो कंपनी है। दूसरा पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ। इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट कौन सी होती है, टैक्स ऑडिट।
अंडर एनी अदर लॉ की बात करोगे तो अंडर एनी अदर लॉ ऑडिट कौन सी हो सकती है? जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट, आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट। और पार्टनर ऑफ द फर्म, पार्टनर का मतलब यहां दोनों पार्टनर आ गए, वर्किंग पार्टनर भी और स्लीपिंग पार्टनर भी। वर्किंग पार्टनर भी और स्लीपिंग पार्टनर भी दोनों आ गए। यहां पे क्या लिखा है? वर्किंग, सिर्फ पार्टनर लिखा है। पहले वर्किंग पार्टनर हुआ करता था 2 साल पहले, वो हटा दिया। वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर दोनों को पार्टनर ऑफ द फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। इनके केस में गाइस जो ड्यू डेट होती है ना, वो लॉ मेकर्स बोलते हैं इनके केस में ड्यू डेट रहेगी 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। मींस प्रीवियस ईयर के बाद जो असेसमेंट ईयर चालू होगा उसमें 31 अक्टूबर तक इनको रिटर्न फाइल करना है। अब एक और चीज समझना, जिन किसी भी असेसी पे, कोई भी असेसी जिस पे अगर ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, और ट्रांसफर प्राइसिंग में सीए का एक 92E में रिपोर्ट जाता है अंडर सेक्शन 3 CEB। मतलब ऐसा असेसी जिस पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है और उसमें सीए का एक रिपोर्ट देना पड़ता है 92E सेक्शन में 3 CEB फॉर्म में, एंड उसके जितने भी पार्टनर है, ये पार्टनर वर्ड इस साल यू ऐड किया, उस असेसी के जितने भी पार्टनर है, मतलब असेसी पे अगर ट्रांसफर प्राइसिंग लग रहा है, जैसे फर्म पे ट्रांसफर प्राइसिंग लग रहा है, तो उसके जितने भी पार्टनर है एंड वो असेसी के लिए आपकी जो ड्यू डेट रहेगी दैट इज 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। एंड गाइस इसके बाद जितने भी गरीब लोग बचेंगे आपके जैसे, मेरे जैसे, उन सब लोगों के लिए रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट रहेगा दैट इज 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। मींस असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई तक हमको रिटर्न फाइल करना है। तो देखिए रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या रहेगा, आप इसको कैसे याद रखेंगे, समझने की कोशिश करना कि जो भी कंपनी है उसके केस में, कंपनी में कोई भी कंपनी भले ऑडिट होता है नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के केस में, कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड ऑडिट होता है नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी। दूसरा, पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ। एंड अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हो रहा है तो उसके पार्टनर के लिए, इनके लिए रिटर्न है वो 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आपको फाइल करना पड़ेगा। जिस पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, और ट्रांसफर प्राइसिंग जिस असेसी पे लगता है वो पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके पार्टनर के लिए भी ड्यू डेट 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर रहेगी। और अदर असेसी के लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर है, वो रहेगी। अब एक चीज समझना, आप समझने की कोशिश करना। मेरे केस में मान लो मैं प्रोफेशन करता हूं सीए फर्म है, मेरा ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं था बिकॉज माई ग्रॉस रिसिट इज ओनली 20 लाख, माई ग्रॉस रिसिट इज ओनली 20 लाख, सो देयर इज नो रिक्वायर्ड टू ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने जबरदस्ती ऑडिट करा ली क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस में सीओपी है उनके पास, उनको मैंने बोला कि यार ऑडिट कर लो ना, उन्होंने मेरी ऑडिट कर ली, ऑडिट करवाई मैंने, बट ऑडिट वाज नॉट रिक्वायर्ड। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाट विल बी माय ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर? 31 जुलाई और 31 अक्टूबर। मींस मैंने 3CB 3CD साइन करा दिया, but I was not required to audit my books of accounts. My question to all of you, what will be my due date? Right answer is 31st July. Because guys, 31st अक्टूबर आपका तभी मिलेगा जब यहां लिखा हुआ है पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स करके, ठीक है। तो अगर आप रिक्वायर्ड टू ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो तभी 31 अक्टूबर का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपके लिए ड्यू डेट है वो 31 जुलाई हो जाएगी। अब एक चीज समझना, इस बार लॉ मेकर्स ने एक अमेंडमेंट किया लॉ में। अब वो अमेंडमेंट क्यों किया उसके लिए मैं आपको बता दूं, उसका लॉजिक करके, ठीक है। अब एक बात समझना, होता क्या है कि यहां पे जो पार्टनर है ना, पार्टनर के लिए जो ड्यू डेट है, यहां पार्टनर के लिए ड्यू डेट क्या है 30 नवंबर एंड यहां 31 अक्टूबर। मींस यहां 31 अक्टूबर और यहां 30 नवंबर। 31 अक्टूबर कब? जब फर्म की ऑडिट होती है तो पार्टनर, और यहां अगर फर्म के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है तो पार्टनर के लिए भी ड्यू डेट 30 नवंबर होगी। अब एक बात समझना, यहां पे एक अमेंडमेंट इस बार किया और इन्होंने बोला कि अगर पार्टनर जो है वो पार्टनर पे हमारे इनकम टैक्स की एक सेक्शन होती है 5A, और अगर पार्टनर पे 5A लगती है तो जो पार्टनर का स्पाउस रहेगा ना, उस स्पाउस के लिए भी ड्यू डेट यही वाली रहेगी 31 अक्टूबर या 30 नवंबर। वापस बोल रहा हूं, यहां पे अगर पार्टनर के लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, यहां पे भी पार्टनर के लिए ड्यू डेट 30 नवंबर है। अगर उस पार्टनर पे
एक सेक्शन होती है 5A, अगर ये 5A लगती है तो उस केस में उस पार्टनर के स्पाउस की, मींस अगर बंदा है तो उसकी वाइफ की, और अगर वाइफ है तो उसके हस्बैंड के लिए ड्यू डेट है, वो भी यही वाली ड्यू डेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये सेक्शन 5A क्या है? देखो 5A आपने कभी देखा नहीं होगा इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते टाइम, लेकिन 5A जो है वो क्या होती है, एक पोर्चुगीज लॉ होता है करके, ठीक है। और पोर्चुगीज जो लॉ होता है, पोर्चुगीज कहां कहां थे आपको पता रहेगा, जैसे गोवा में पोर्चुगीज थे, दादर एंड नगर हवेली जो है वहां पे पोर्चुगीज थे, दमन में पोर्चुगीज थे। तो एक बात समझना, एक पोर्चुगीज सिविल कोड करके लगता है 1860 का लॉ लगता है एक ये। और ये पोर्चुगीज सिविल कोड क्या है ना पता, ये सच में मतलब दो जिस्म एक जान वाली बात करते हैं क्या। ये लोग बोलते हैं, पोर्चुगीज जो लॉ होता है वो ये बोलता है कि जो भी हस्बैंड कमाएगा या वाइफ कमाएगी वो दोनों में इक्वल बांटा जाएगा, सैलरी को छोड़ के। सैलरी को छोड़ के अगर वो कुछ भी कमाते हैं, कुछ भी कमाते हैं, वो इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हस्बैंड कमा के लाया तो उसको वाइफ की इनकम भी मानेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अदर देन सैलरी, देखो सैलरी उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी जिसके हाथ में वो सैलरी जो काम कर रहा है, बट अदर जितनी भी इनकम होती है वो इनकम को इक्वली बांटा जाता है हस्बैंड और वाइफ। और मैं बताऊं उसमें प्रॉपर्टी भी बांटी जाती है। जैसे ही आप शादी हो गई, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे वाइफ की ज्यादा है तो उसको हस्बैंड को दिया जाता है, बैलेंसिंग किया जाता है, अगर हस्बैंड की ज्यादा है तो उसको वाइफ को दिया जाता है, बैलेंसिंग किया जाता है। ऐसा लॉ होता है जिसको बोला जाता है पोर्चुगीज सिविल कोड 1860 करके। अब उस लॉ में ऐसा बोला हुआ है कि अगर मान लो हस्बैंड की कोई इनकम है तो उसको इक्वली वाइफ में डिवाइड किया जाएगा सैलरी को छोड़ के, और वाइफ की कोई इनकम है तो उसको इक्वली हस्बैंड में डिवाइड किया जाएगा। और इसको हमने इनकम टैक्स में भी ऑप्ट किया है। हमने इनकम टैक्स में, जब इनकम टैक्स लॉ बना 1961 में, तो सेक्शन 5A डाली गई, और 5A में बोला कि पोर्चुगीज जो है उनको बोला, क्योंकि उस टाइम क्या था ना, मैं बताऊं, आप अगर गोवा का इतिहास देखेंगे तो गोवा इंडिया में बहुत लेट मर्ज हुआ है। गोवा वॉज द इंडिपेंडेंट स्टेट करके, गोवा जो मर्ज हुआ है वो काफी लेट मर्ज हुआ है। आई डोंट नो एग्जैक्टली ईयर करके, अगर आप ईयर देखोगे तो गोवा आई थिंक 1960 के आसपास ही मर्ज हुआ होगा, उससे पहले तो हुआ नहीं था मर्ज। तो अगर आप देखेंगे गोवा है, ये क्या बोलते हैं, दमन है करके, ठीक है, ये तुम्हारा दादर नगर हवेली है, तो यहां पे क्या था कि यहां पे इन्होंने फिर बोला कि चलो आपका जो लॉ है ना, जो आपके लिए पोर्चुगीज जो लॉ लगता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, हम इनकम टैक्स में भी यही कर लेते हैं। हम इनकम टैक्स में भी क्या करेंगे, आपकी जो इनकम होगी सैलरी को छोड़ के, वो बाकी सब इनकम हम इक्वली डिवाइड करेंगे। तो अब एक बात बताइए मुझे, जैसे मान लो एक हस्बैंड वाइफ है जिस पे पोर्चुगीज लॉ लगता है, तो हस्बैंड किसी फर्म में पार्टनर है और उस फर्म की ऑडिट होती है, तो हस्बैंड के लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर रहेगी। तो भैया ऐसा तो नहीं हो सकता ना उसकी वाइफ पहले इनकम इंक्लूड कर, वाइफ पहले रिटर्न कैसे फाइल कर पाएगी, कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म से जो इनकम आएगी वो अल्टीमेटली कब आएगी, जब उसकी ऑडिट कंप्लीट होगी फर्म की। तो फर्म की ऑडिट के लिए 31 अक्टूबर है, तो उस पार्टनर की ऑडिट के लिए भी 31 अक्टूबर, और उसकी स्पाउस की ऑडिट, उसकी स्पाउस के रिटर्न के लिए भी 31 अक्टूबर, मींस रिटर्न फाइलिंग के लिए तीनों के लिए ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर हो जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, आपके बुक में 139(1) में जो भी दे रखा है 139(1)(c) से पहले वो सब आप पढ़ लो, और अगर किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, पढ़ लीजिए पहले आप पूरा।
यस पीपल, डन। डन हो गया हो तो बोलिए, कुछ डाउट्स है लोगों के? और डाउट ये है, पहला डाउट कि सर अगर क्लबिंग में आप बोल रहे थे कि अगर आपके हाथ में इनकम क्लब होती है तो टीडीएस क्रेडिट आप ले सकते हैं, आंसर इज यस। ऐसा प्रोविजन है, आप देखेंगे, आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें एक कॉलम होता है ऐसा, आई डोंट रिमेंबर बट देयर इज अ वन कॉलम कि अगर मान लो इनकम किसी और की आपके हाथ में क्लब हो रही है तो आप उसका टीडीएस क्रेडिट ले सकते हैं। देयर इज अ कॉलम इन द आईटीआर, वहां ऑप्शन आता है, वहां लिखा होता है एनी अदर इनकम, अदर पर्सन इनकम इज क्लब, उसका शायद पैन नंबर वगैरह डालते हैं तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाता है, जहां तक मुझे आइडिया है। आप एक बार चेक करिए दीक्षा, ऐसा होगा। दूसरा क्वेश्चन यह है दीक्षा का कि सर अगर एक बात बताइए, जैसे मिस्टर एक्स का एक फ्लैट है यूके में, जो उसका ओनर है, उसकी वाइफ रेंट रिसीव कर रही है, तो वाइफ जब रेंट रिसीव कर रही है तो उस केस में वाइफ जो है वो बेनिफिशियरी हो गई और जो हस्बैंड है वो बेनिफिशियल ओनर हो गया। तो अगर हस्बैंड को रिटर्न फाइल करना है, हस्बैंड ने रिटर्न फाइल कर लिया, तो वाइफ को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, वाइफ को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी सेक्शन है दैट इज द 139(1)(c) करके, और ये 139(1)(c) क्या बोलती है? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, सेक्शन 139(1)(c), और ये जो सेक्शन है ना, ये बोलती है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, मोदी सरकार, उनके पास ये पावर है कि वो चाहे तो लोगों को रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, एक नोटिफिकेशन निकाल के, और बोल सकते हैं कि इनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लोगों को रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्प्ट कर सकती है और ऐसा बोल सकती है कि चलो इनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने किसी को एग्जेम्प्ट किया है क्या? आंसर इज यस। अभी तक उन्होंने 3 लोगों को एग्जेम्प्ट किया है कि इनको इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। किस किस को? सबसे पहली चीज कि अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, क्या है? नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, और ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है ना, इन्होंने इन्वेस्ट किया है किसी इन्वेस्टमेंट फंड में, इन्होंने इन्वेस्ट किया है किसी इन्वेस्टमेंट फंड में, ठीक है? इन्वेस्टमेंट फंड अपन ने टॉपिक पढ़ा था, दैट इज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड करके। इन्वेस्टमेंट फंड में इन्होंने, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट फंड में। अब एक बात समझना, ये इन्वेस्टमेंट फंड है ना, ये इन्वेस्टमेंट फंड आईएफएससी में सेटअप है। आईएफएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, आईएफएससी है, वो आईएफएससी में लोकेटेड है। ये जो फंड है ये आईएफएससी में लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है करके, ठीक है? और एक चीज समझना, यहां पे इनको जो इन्वेस्टमेंट फंड ने क्या किया, जो इनकम आती थी उस इनकम को नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को बांट दिया, और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इन्होंने ऑलरेडी टीडीएस है वो डिडक्ट कर दिया है, और डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है अंडर सेक्शन 194 एलबीबी करके। अगर आपको याद रहेगा तो एक सेक्शन थी 194 एलबीबी। एलबीए कहां था? बिजनेस ट्रस्ट में, इन्वेस्टमेंट फंड में एलबीबी था, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में एलबीसी था। तो अगर एलबीबी में ऑलरेडी उन्होंने टीडीएस काट के और गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है, किसने? यहां पे इन्वेस्टमेंट फंड ने, और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को सिर्फ यही इनकम है, इसके अलावा कोई भी इनकम नहीं है, तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू फाइल द रिटर्न इन इंडिया। वापस से बोल रहा हूं, अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी जो है उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टमेंट फंड कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 वाले, और उनसे जो इनकम मिला, इस इनकम पे इन्वेस्टमेंट फंड ने ऑलरेडी टीडीएस काट लिया है अंडर सेक्शन 194 एलबीबी, और वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, और इस इन्वेस्टमेंट फंड को छोड़ के और इनके पास और कोई इनकम नहीं है करके, ठीक है? तो इस केस में इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया में कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है।
बट यहां पे कंडीशन ये रहेगी, अगर इनको कोई नोटिस मिला, इनको अगर डायरेक्टली नोटिस मिल गया, जैसे बहुत बार क्या होता है एक 142(1) का नोटिस मिल जाता है या 148 का नोटिस मिल गया, तो ये नोटिस मिल गया तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या नहीं? आंसर इज यस, तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तो इनको जो है वो अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे 2 अमेंडमेंट्स और है, और ये अमेंडमेंट क्या है समझने की कोशिश करते हैं करके, ठीक है। चलिए इधर देखिए, यहां पे आपके 2 अमेंडमेंट और है, और ये अमेंडमेंट क्या है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। इधर आ जाइए सब लोग। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये, सेंट्रल गवर्नमेंट by notification specify such class or classes of person who will be exempted from the requirement of filing of return, मींस उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। किस किस को? पहला, अगर कोई नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी है, हैविंग इनकम ओनली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फंड, having income only from investment funds set up in the IFSC, are exempted from furnishing return provided tax on such income has been deducted under section 194 LLBB and deposited to the central government. However, no exemption will be available where notice under section 142(1) and 148 has been issued by AO for filing of return of the income. अगर AO ने नोटिस इशू किया कि तुम रिटर्न फाइल करिए तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट 2 अमेंडमेंट इस साल, बट ये अमेंडमेंट वाला जो पार्ट है वो आपको, ये वाला पार्ट आपको समझ में तब आएगा जब वो एनआर टैक्सेशन किया हुआ है, तो इजीली समझ जाएगा। तो देखिए यहां पे इन्होंने बोला कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी सेम ऊपर जैसे का जैसे, उनकी इनकम किससे है पता है? हैविंग ओनली इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड फंड। एक स्पेसिफाइड फंड होता है जो सेक्शन 10(4)D में माना जाता है। 10(4)D में स्पेसिफाइड फंड कौन सा होता है पता है? ये 10(4)D में स्पेसिफाइड फंड होता है जिसको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 बोला जाता है, और ये भी कहां होता है? आईएफएससी में लोकेटेड होता है। तो अगर मान लो यहां पे स्पेसिफाइड फंड जो कि 10(4)D में बोला हुआ है, उससे अगर इनकम होती है, और कोई इनकम है ही नहीं, और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ इस स्पेसिफाइड फंड से इनकम है, एंड उसके बाद में प्रोविजन टू ऑब्टेन पेन इज नॉट एप्लीकेबल टू सच एसएससी। ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर कोई पेन नंबर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में यहां नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा सिंपल है कि नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर स्पेसिफाइड फंड जो कि 10(4)D में बोला हुआ है उससे इनकम होता है, उसके अलावा कोई भी इनकम नहीं है, तो उस केस में नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, और ये नॉन रेजिडेंट कौन सा है? एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर है, एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर है कोई बाहर का, हैविंग इनकम ओनली फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट रेफर्ड टू इन क्लॉज नंबर 47(7)AB। अब एक बात समझना, ये 47(7)AB क्या होता है? 47(7)AB एक क्लॉज होता है कैपिटल गेन में, और वो ये बोलता है कि अगर आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप ये एसेट बेच देते हो, कौन कौन सी एसेट होती है? रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी, उसके बाद में लाइक फॉरेन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स वाले करके जो है वो बॉन्ड्स, या फिर वहां पे दे रखा है डेरिवेटिव्स, और वो अगर आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आप बेच देते हो, तो उस केस में अगर नॉन रेजिडेंट बेच देता है तो उस केस में उसको कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। अगर नॉन रेजिडेंट आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कुछ एसेट बेच देता है, वहां 6-7 एसेट दे रखी है, वो बेचता है, तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगता। तो इन्होंने क्या बोला कि नॉन रेजिडेंट बीइंग एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर है, हैविंग इनकम ओनली फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ दोज कैपिटल एसेट दैट इज रेफर्ड इन दोज सेक्शन व्हिच आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी एंड कंसिडरेशन पेड और पेबल इन फॉरेन करेंसी एंड प्रोविजन फॉर ऑब्टेन पेन इज नॉट एप्लीकेबल, इन दैट केस उस पे जो है उसको इंडिया में रिटर्न फाइल नहीं करना है। तो देखिए मैं आपको बोलूं, यहां पे 3 चीजें हैं कि भैया यहां सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे सकती है किसी किसी लोगों को कि आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 लोगों को एग्जेम्पशन दी। पहला, अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है और वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्ट किया किसी इन्वेस्टमेंट फंड में, और इन्वेस्टमेंट फंड आईएफएससी में लोकेटेड है, उसने जो इनकम दिया उस पर 194 LBB में टीडीएस काट लिया और गवर्नमेंट को जमा करा दिया, तो उस रिटर्न फाइल नहीं करना नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को। दूसरा, अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, वो किसी स्पेसिफाइड फंड में इन्वेस्टर है, स्पेसिफाइड फंड जो कि आपको सेक्शन 10(4)D में दे रखा है, वो आईएफएससी में लोकेटेड है, और उससे अगर कोई इनकम होता है तो उस केस में कोई भी आपको टैक्स भरने की जरूरत, मींस आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टैक्स भी नहीं लगता। उसके बाद में
अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट एज अ एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर वो एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर है और उसने आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि सेक्शन 47 क्लॉज नंबर 7AB में एसेट दे रखी है, वो उसने बेची, तो उस पर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स ऐसे भी नहीं लगता, तो उसको कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट है जो आपको दे रखा है कि किस किस को रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता। अब एक चीज समझना, इसके आगे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है वो हम चालू करने वाले हैं और यहां पे आपका जो है वो ध्यान होना चाहिए। चलिए हम चालू करने वाले हैं एक और सेक्शन, दैट इज 139(3) और 139(3) इज रिलेटेड टू लॉस रिटर्न। यहां दिमाग लगाना, हाँ, 139(3) इज रिलेटेड टू द लॉस रिटर्न। सर क्वेश्चन ये आता है कि हमको अगर लॉस हो जाता है तो भी क्या रिटर्न फाइल करना चाहिए क्या? देखो, प्रॉफिट होता है, टैक्स भरना पड़ रहा है तो रिटर्न फाइल करना चाहिए, बट अगर लॉस हो गया तो भी क्या हमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्या? इज रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी इन केस ऑफ द लॉस? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं यहां पे है ना, एक सेक्शन टांग अड़ाती है और उस सेक्शन का नंबर है सेक्शन 80 करके, और सेक्शन 80 है वो 80 टांग अड़ाती है। और ये सेक्शन 80 क्या बोलती है? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। सेक्शन 80 बोलती है, सेक्शन 80 है वो बोलती है कि अगर किसी असेसी को लॉसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं आइदर पीजीबीपी हेड के या फिर कैपिटल गेन हेड के या फिर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के, अगर इन तीन जगह लॉस होता है, कहां कहां पे? या तो पीजीबीपी हेड में लॉस होता है, या कैपिटल गेन हेड में लॉस होता है, या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस होता है। तो यहां सेक्शन 80 टांग अड़ाती है और सेक्शन 80 क्या बोलती है पता है? अगर आपको यहां पे लॉसेस होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो लॉसेस है ना, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा? मींस यू हैव टू फाइल द रिटर्न अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने नहीं किया तो जो भी आपके लॉसेस है ना, वो लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड, मींस आप उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। कैरी फॉरवर्ड इज नॉट अलाउड, कैरी फॉरवर्ड इज नॉट अलाउड, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैंने क्या बोला, लॉस रिटर्न सेक्शन 80 टांग अड़ाती है। सेक्शन 80 क्या बोलती है, ध्यान देना, हाँ, कि अगर आपको लॉसेस होता है अंडर द हेड आइदर पीजीबीपी और कैपिटल गेन और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो उस ईयर का आपको रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना पड़ेगा ड्यू डेट तक। अदरवाइज आपके लॉसेस जो है वो लॉसेस को आप क्या नहीं कर पाएंगे? कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। मींस इट इज नॉट अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज समझना, इसके दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है, वो कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं इवन इन केस ऑफ द लेट रिटर्न। आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आपका यहां पे एक क्वेश्चन रहेगा मेरे से कि सर एक बात बताइए, ऐसा क्यों लॉ मेकर्स ने लिखा? ऐसा क्यों लिखा कि अगर आपका लॉसेस पीजीबीपी का, कैपिटल गेन, ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो रिटर्न आप टाइम पे फाइल करिए, अदरवाइज आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे? ऐसा क्यों लिखा? इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? देखिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इंडिया वालों का जो दिमाग है ना, वो बड़ा ही खुरापाती दिमाग है। खुरापाती बोलते हैं, या बड़ा ही मतलब शातिर दिमाग है। आपको जितना टाइम ज्यादा मिलेगा, जितने आप लॉसेस बढ़ाते रहोगे, जितना टाइम ज्यादा, जितनी आप एंट्रियां पास करते रहोगे, जितने आप बोगस बिल अरेंज करोगे, जितने आप चीजें हैं वो गलत गलत करते रहोगे, जितना टाइम ज्यादा। इसलिए लॉ मेकर्स ने क्या बोला कि भैया अगर तुम बोलते हो लॉस है ना, तो रिटर्न फाइल कर दो टाइम तक रिटर्न फाइल करो, हम आपको लेट रिटर्न फाइल करने नहीं देंगे। अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो आपके जो लॉसेस है वो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कराएंगे। हम आपके लॉसेस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कराएंगे, बट इन दो केसेस में चलेगा, हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस में क्या प्लानिंग करोगे?
हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किस वजह से आ सकता है पता है? ओनली एंड ओनली ड्यू टू द इंटरेस्ट, और कोई रीजन ही नहीं है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आने का। और दूसरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में आप क्या करोगे? वो तो असेट खरीदी होगी, उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसमें आप क्या गड़बड़ करोगे? तो इन दो चीजों में गड़बड़ नहीं हो सकती, इसके लिए इसके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, भले आपने लेट रिटर्न फाइल किया, बट गाइज ये जो 3 लॉसेज है ये आप कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हुआ क्या, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर बीबी, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी। हुआ क्या, प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। अब एक बात समझना, मेरा इस साल का पीजीबीपी का लॉस है 5 लाख का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख का, ठीक है। प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, मेरा पीजीबीपी का लॉस है 5 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख का। इस साल की जो मेरी ड्यू डेट है, ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर 2022। 31 अक्टूबर 2022 इज माय ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अब एक बात समझना, मैंने जो एक्चुअल फाइल किया, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मैंने जो रिटर्न फाइल किया 10 दिसंबर 2022 को, कैन आई से दैट मैंने लेट रिटर्न फाइल किया? मैंने लेट रिटर्न फाइल किया, आंसर इज यस, लेट रिटर्न फाइल किया। मैं जब लेट रिटर्न फाइल कर रहा हूं, पीजीबीपी का लॉस है। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, सर लॉस जो 5 लाख का है इसको मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं लेट रिटर्न फाइल कर रहा हूं। क्या मैं इसको सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं? क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं? मिस जो मेरा एलटीसीजी का गेन है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर तुम बोलते हो सेट ऑफ भी नहीं कर सकते तो 5 लाख इग्नोर करो, इस 2 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा रिटर्न में। दूसरी चीज, आप बोलोगे सर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते बट आप सेट ऑफ तो कर ही सकते हैं, तो आप एक काम करिए, इस 2 लाख से 2 लाख के लॉसेस को आप सेट ऑफ कर दीजिए और 3 लाख का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सो माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कैन आई सेट ऑफ और नॉट? क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं? क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं? इज सेट ऑफ इज अलाउड और नॉट? क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं? आपको क्या लगता है, सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं? सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं? राइट आंसर इज यस, आई कैन सेट ऑफ। सेट ऑफ अलाउड है, लॉ बोलता है कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, फिर आगे जाके सेट ऑफ नहीं कर सकते, बट इस साल में आप सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दीक्षा, इट इज अलाउड। सो इन सिंपल वर्ड, कैन आई से दैट पीजीबीपी लॉसेज ऑफ ₹2 lakh कैन बी सेट ऑफ, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट LTCG and remaining losses of ₹3 lakh cannot be carry forward। ये आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो देखो, पीजीबीपी लॉसेस ऑफ ₹2 lakh कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट LTCG एंड रिमेनिंग लॉसेस ऑफ 3 लाख कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। जो रिमेनिंग 3 लाख के लॉसेस है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सेम एसएससी एग्जाम्पल नंबर 2। हुआ क्या, एक बंदा है मिस्टर बीबी, प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, ड्यू डेट ये है। अब एक बात समझना, यहां पीजीबीपी का लॉस है 5 लाख और यहां पे आपका एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो भी 2 लाख, यहां पे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 1 लाख और यहां पे अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है वो मान लो 2 लाख है। तो क्वेश्चन ये आता है क्या क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और क्या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो मैं बोलो पीजीबीपी के लॉसेस एंड ये कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड,
आपने लेट रिटर्न फाइल किया है तो कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, नहीं कर सकते। बट ये यस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए डन। अब एक और चीज समझना, तीसरा एग्जाम्पल, सब लोग ध्यान देना, तीसरा एग्जाम्पल ध्यान रखना। हुआ क्या, एक एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर बीबी। यहां पे मेरा प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। हुआ क्या, मेरी जो ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर 2022। सो 31 अक्टूबर 2022 है वो ड्यू डेट है। अब एक बात समझना, मैंने एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, मैंने एक्चुअल फाइल किया 15 अक्टूबर 2022 को, मैं बोल दूं टाइम पे किया, 15 अक्टूबर 2022 को मैंने टाइम पे किया। लेकिन एक बात बताओ, इस साल क्या हुआ, मेरा पीजीबीपी का लॉस है 5 लाख का। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं या नहीं? पीजीबीपी का लॉस 5 लाख, क्या मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं या नहीं? पीजीबीपी का लॉस है 5 लाख, क्या मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं या नहीं? बताइए मुझे, क्या मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं या नहीं? हाँ, यस और नो? राइट आंसर, कैन बी कैरी फॉरवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया है 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर को रिटर्न फाइल किया, ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, आप कैरी फॉरवर्ड कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझना ओंकार, अगले साल क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर सेम एसएससी, प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, और उस साल क्या हुआ, मेरा जो ड्यू डेट था 31 अक्टूबर 2023 आएगा। सो 31 अक्टूबर 2023 है वो मेरा क्या आ गया, ड्यू डेट आ गया। अब एक बात समझना, मैंने एक्चुअल रिटर्न फाइल किया, एक्चुअल मैंने रिटर्न फाइल किया, वो किया 10 दिसंबर 2023, मींस लेट रिटर्न फाइल किया। अब हुआ क्या, उस साल में मान लो मेरा पीजीबीपी का प्रॉफिट हो गया 9 लाख का, ठीक है। देखिए इस साल क्या था, पीजीबीपी का लॉस था, रिटर्न मैंने टाइम पे फाइल किया, तो ये लॉसेस है, कैन बी कैरी फॉरवर्ड, मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। भाई मिस्टर बीबी, ड्यू डेट ये थी, एक्चुअल डेट मैंने टाइम पे फाइल किया, तो ये लॉसेस है, मैं क्या कर सकता हूं, कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। अगले साल मेरा प्रॉफिट है, बट मैंने रिटर्न लेट फाइल किया है। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या ये वाला जो लॉस है, क्या मैं इसको इसके सामने सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं? लेट रिटर्न फाइल कर रहा हूं अगले साल का, क्या मैं इसको सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं? यस और नो, कैन आई सेट ऑफ और नॉट? बोलिए बोलिए बोलिए, कैन आई सेट ऑफ और नॉट? दिव्य, क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं? राइट आंसर इज यस, आई कैन सेट ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। यस, यहां पे जो पीजीबीपी के लॉसेज है वो आप लेस कर दोगे 5 लाख के, कोई दिक्कत नहीं है, और रिमेनिंग आपका पीजीबीपी का इनकम है वो 4 लाख आ जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड मैं बोल दूं, यस इट कैन बी सेट ऑफ, यस इट कैन बी सेट ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि पारस आपको है ना रिटर्न सिर्फ उसी साल का टाइम पे फाइल करना है जिस ईयर में वो लॉस हुआ था। मींस जिस ईयर में आपने वो लॉस इंकर किया, जिस ईयर में आपने वो लॉस सस्टेन किया, उस ईयर का रिटर्न आप टाइम पे फाइल करिए। अगर उसके सबसीक्वेंट ईयर का, जिस ईयर में आप उसको सेट ऑफ ले रहे हैं, उस ईयर का आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी चलेगा। जिस ईयर में आप उसको सेट ऑफ ले रहे हैं, उस ईयर का रिटर्न अगर आपने टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस ईयर का लॉस होता है, जिस ईयर में आप लॉस खाते हो, जिस ईयर में लॉस सस्टेन करते हो, जिस ईयर में लॉस इंकर करते हो, उस ईयर का रिटर्न है तो आपको टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी इंटरेस्टिंग, एग्जाम्पल नंबर 4। मैं इसी को डुप्लीकेट बना रहा हूं नीचे। हाँ इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। हुआ क्या, जैसे
एग्जाम्पल नंबर 4 समझता। हाँ, मेरी बात समझना। इस साल में 21-22 ड्यू डेट ये थी, टाइम पे फाइल किया, 5 लाख का लॉस था, कैरी फॉरवर्ड कर गए। 5 लाख का लॉस था, कैरी फॉरवर्ड कर गए। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, ड्यू डेट ये है, एक्चुअल डेट आपका लेट है, 9 लाख का मान लो लॉस है, 9 लाख का मान लो लॉस है, और लेट रिटर्न फाइल किया अगले साल का। तो मैं बोलूं कि ये जो आपने लेट रिटर्न फाइल किया, तो ये तो आपका कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने लेट रिटर्न फाइल किया है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या ये लॉस आगे और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं। मींस देखिए, इस साल का रिटर्न आपने टाइम पे फाइल किया था, लॉस था, कैरी फॉरवर्ड कर गए। अगले साल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, अगले साल का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाला लॉस अब उसके अगले साल ले जा सकते हैं या नहीं। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं दीक्षा? माय क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। ये नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते, ठीक है। ये जो लॉस है, क्या अब आप इसको और अगले साल ले जा सकते हो या नहीं। इस साल का रिटर्न आपने टाइम पे फाइल किया था, बट अगले साल का रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं किया। अब ये लॉस उसके अगले साल जा सकता है या नहीं, मैं ये बोल रहा हूं। समझ रहे हो मेरा कहना क्या है? हाँ, क्या इसको और अगले साल इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या नहीं। ये तो इस साल का रिटर्न तो आपने टाइम पे फाइल किया था ना, बट अगले साल का रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया। तो इन लॉसेस को, इस लॉसेस को ऑब्वियसली ये आप नहीं ले जा पाओगे आगे। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड लिखा है मैंने, बट इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर और नॉट। राइट आंसर इज, दीक्षा क्या प्रॉब्लम है? यस इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, यस इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते? हाँ मुझे बताइए, क्यों कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते? इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, क्या दिक्कत है इसमें? क्या प्रॉब्लम है इसमें? इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, भैया इसको कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर सकते? इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लॉ क्या बोलता है? जिस ईयर में लॉस आप सस्टेन करते हो ना, उस ईयर का रिटर्न टाइम पे फाइल करना है। तो आपका जो लॉस जिस साल में हुआ था, उस साल का रिटर्न तो आपने टाइम पे फाइल किया था ना भाई। इस साल का टाइम पे फाइल नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? इस साल का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, बट आगे का जो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है उसको तो आप फर्दर आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ना। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें आपको कहां पे दिक्कत आ रही है ऐसा करके, ठीक है, आपको इसमें कहां पे दिक्कत आ रही है कि नहीं कर सकते कैरी फॉरवर्ड? कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो लेट फाइलिंग कौन से ईयर का? जिस ईयर में लॉस हुआ था, जिस ईयर में आपने लॉस इंकर किया, जिस ईयर में आपने लॉस खाया, जिस ईयर में आपका लॉस हुआ, उस ईयर का रिटर्न आप टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। अगर भैया आगे वाले सालों का आपने टाइम पे फाइल नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। जिस ईयर में लॉस इंकर करते हो, जिस ईयर में आप लॉस खाते हो, जिस ईयर में लॉस होता है, उस ईयर का रिटर्न आपको है वो टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर लॉस का केस था और आपने लेट रिटर्न फाइल किया, तो वो लॉसेस को क्या नहीं कर सकते? कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बट अगर कोई जेन्युइन रीजन है, अगर कोई जेन्युइन रीजन क्या हो सकता है लेट फाइल करने का? जैसे एसएससी के घर पे मान लो किसी की डेथ हो गई थी, या एसएससी के घर पे मान लो किसी का कोविड हो गया था करके, ठीक है, या एसएससी के हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया था और झगड़े की वजह से वो रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाया, दैट मे बी ए जेन्युइन रीजन करके, ठीक है। तो अगर मान लो आपका अगर कोई झगड़ा हो गया था हस्बैंड वाइफ का, या किसी के घर पे कोई कोविड हो गया था, या किसी की डेथ हो गई थी, दैट कैन बी ए जेन्युइन रीजन। और अगर जेन्युइन रीजन है और लॉसेस का केस है और आपने लेट फाइल किया, तो उसमें अगर आपको कैरी फॉरवर्ड कराना है लॉसेस को, तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सीबीडीटी को। अब किसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? इसका एक सीबीडीटी का एक सर्क्यूलर है। सीबीडीटी बोलती है कि अगर आपके रिटर्न लॉसेस है ना वो अप टू 10 लाख है, तो आप रिक्वेस्ट करिए किसको? सीआईटी या पीसीआईटी को। सीआईटी पीसीआईटी को आप लेटर लिखिए और बोलिए कि यहां जेन्युइन रीजन है, यहां जेन्युइन रीजन है। आप सीआईटी पीसीआईटी को बोलिए कि यहां पे जेन्युइन रीजन है।
और जेन्युइन रीजन है इसके लिए, मैं लॉसेस को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं, तो अगर सीआईटी पीसीआईटी परमिट करेंगे। अगर 10 लाख से ज्यादा लॉसेस है, अप टू 50 लाख तक है, तो आप सीसीआईटी पीसीसीआईटी को अप्रूवल लीजिए। सीसीआईटी का मतलब होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सीआईटी का मतलब होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और अगर 50 लाख से भी ज्यादा लॉसेज है तो आप एक काम करिए, सीधा सीबीडीटी के नाम पे एक एप्लीकेशन लिखिए और सीबीडीटी को लगता है तो सीबीडीटी आपको अलाउ कर देगी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करना, अगर आपका जेन्युइन केस है तो करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आप एक काम करिए, 139(3) में जो भी दे रखा है वो आप रीड कर लीजिए। डन? यस ऋषभ, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड बाय 31st। सब हो जाएगा आपका। बाकी क्या बचा है? असेसमेंट प्रोसीजर एंड ट्रस्ट टॉपिक, दैट्स इट। बाकी सब हो चुका है। ओनली असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील्स वाला पार्ट, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स एंड ट्रस्ट टॉपिक, ओनली दैट 2 थिंग्स आर पेंडिंग फॉर योर सिलेबस इन दिस पार्ट। रिमेनिंग ऑब्वियसली आपके जो सेकेंड पार्ट में दे रखा वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। असेसमेंट प्रोसीजर में 4-5 दिन लगेंगे मेरे को लग रहा है, और उसके बाद आपका अपील्स में 1 दिन, आधा दिन, और फिर ट्रस्ट में 2-3 दिन। चलिए सर 0.4 वाले पॉइंट याद करने पड़ेंगे मतलब? हाँ, लिमिट तो याद रहनी चाहिए ना, वो तो हो जाएगी, इतनी डिफिकल्ट नहीं है शोभिता। शोभिका सीए फाइनल बेटा, थोड़ा तो मतलब पढ़ना पड़ेगा ना, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना। डोंट वरी, मैं रिवीजन लेक्चर डाल दूंगा तुम्हारे लिए, डालने वाला हूँ थोड़े दिन में, बस चालू कर रहे हैं बस नेक्स्ट संडे से। ये जो संडे आ रहा है, इस संडे से हम रिवीजन लेक्चर है वो देना चालू करेंगे। चलिए, तो अब अपन चालू करते हैं 139(3) के बाद में एक सेक्शन होती है 139(4), एंड 139(4) जो है वो क्या बोलती है? दैट इज रिलेटेड टू द बिलेटेड रिटर्न। अब एक बात समझना, ये बिलेटेड रिटर्न क्या होता है? बिलेटेड रिटर्न, लेक्चर क्लास भी लाइव होगी, लेक्चर क्लास भी, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो, लेक्चर क्लास भी लाइव होगी मतलब? अच्छा वो वाला, हाँ, ओपन मोड रिवीजन लेक्चर विल बी इन द ओपन मोड ऑन द यूट्यूब, यू विल गेट फ्रॉम संडे ओपन मोड ऑन द यूट्यूब। तो चलिए
सेक्शन 139(4) पे आ जाइए, बिलेटेड रिटर्न। और बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है जैसे आप किसी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना, वैसा ही सर बिलेटेड रिटर्न। तो सर अगर कोई एसएससी है वो ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, ड्यू डेट क्या रहती है 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 जुलाई, इफ ही कुड नॉट फाइल द रिटर्न ऑन द टाइम, अगर वो रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाया तो क्या वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है? क्या वो लेट रिटर्न फाइल कर सकता है? आंसर इज यस, वो लेट रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट क्या रहता है, तो समझने की कोशिश करना। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो टाइम लिमिट रहता है दैट इज फर्स्ट टाइम लिमिट एंड सेकेंड टाइम लिमिट, और इसमें है विच एवर इज अर्लियर। इधर ध्यान देना, देयर इज अमेंडमेंट। पहला टाइम लिमिट बोलता है दैट इज द बिफोर 3 मंथ, बिफोर 3 मंथ प्रायर टू एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मीन्स जब असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा ना, उससे 3 महीने पहले तक ही आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। मैंने यहां क्या लिखा है देखिए, लास्ट ईयर तक क्या हुआ करता था, अप टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मींस असेसमेंट ईयर के एंड तक आप रिटर्न फाइल कर सकते थे। लेकिन इस बार निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट कर दिया लॉ में, और निर्मला सीतारमण जी बोलती है अब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं बिफोर 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मींस असेसमेंट ईयर जब एंड होगा तो एंड होने से 3 महीने पहले तक ही आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर एंड होगा उससे 3 महीने पहले तक ही आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं, दैट इज 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर? भाई बड़ा सिंपल है, मैं इसको ऐसा ही बोलूंगा ना, 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च को, तो उससे पहले 31 दिसंबर आएगी, 3 महीना पहले तो 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो अब आपका टाइम लिमिट है 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब आप बोलेंगे ये बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या बला है? देखो मेनी टाइम क्या होता है, अगर आप अपना रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते तो डिपार्टमेंट के पास ये पावर आ जाता है कि डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट कर सकता है, वो आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। एक असेसमेंट होता है 144 का बैच जजमेंट, वो बैच जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। जैसे ड्यू डेट गई, उसके ड्यू डेट गई, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, उसके दूसरे दिन वो चाहे तो बैच जजमेंट असेसमेंट कर सकता है करके। तो यहां पे आप समझने की कोशिश करना, एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए प्रीवियस ईयर है वो 21-22 है, ये प्रीवियस ईयर 21-22। अब एक बात बताइए, ये प्रीवियस ईयर 21-22 है, इसके आगे आपका आ गया असेसमेंट ईयर 22-23। अब एक बात समझिए, आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है, वो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट कब आता है? तो मैं बताऊं, जैसे रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 139 वाला यहां पे आता है, 139(1) यहां पे आ गया, और 139(1) यहां पे आता है या तो 31 अक्टूबर आएगा या 31 जुलाई आएगा करके, ठीक है, या 30 नवंबर आएगा, डिपेंड करता है करके, ठीक है। मैं लिख लेता हूं ईयर के साथ 22, तो डिपेंड करता है एसएससी टू एसएससी। ये आपका 139(1) का ड्यू डेट आया। तो सर अगर मान लो इस ड्यू डेट को हम रिटर्न फाइल करना भूल गए, नहीं कर पाए रिटर्न फाइल, ये ड्यू डेट चली गई करके, ठीक है। आजकल तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी मैसेज करता है, पता है, इट्स राइट टाइम टू फाइल द रिटर्न करके, ठीक है। तो इट्स राइट टाइम टू फाइल द रिटर्न, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रोज मैसेज करते हैं, इट्स राइट टाइम टू फाइल द रिटर्न, इफ यू हैव ऑलरेडी फाइल देन जस्ट इग्नोर दिस। तो ये 139(1) का ड्यू डेट था, ये ड्यू डेट को मान लो एसएससी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो कब तक कर सकता है? पहला टाइम लिमिट बोलता है 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मींस जो असेसमेंट ईयर आपका एंड होगा उसके 3 महीने पहले तक। तो मैं ऐसा बोल दूं, असेसमेंट ईयर एंड आपका कब होगा? 31 मार्च 2023 को। हाँ भाई, 31 मार्च 2023 को असेसमेंट ईयर एंड होगा। तो यहां से अगर आप 3 महीने पहले देखेंगे तो मैं बोल दूं 31 दिसंबर 2022।
तो मैं इसको ऐसा ही बोल दूं ना, 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक। जो असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल करिए, या तो इस डेट तक, या अगर आपका बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, अगर असेसमेंट पहले हो चुका है। जैसे क्या होता है, मान लो इस डेट को आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, डिपार्टमेंट के पास एक पावर आ जाती है कि वो यहां पे चाहे तो आपका 144 कर ले, यहां चाहे तो 144 कर ले। मान लो यहां पे उन्होंने क्या किया, फॉर एन एग्जांपल 19 नवंबर 2022 को उन्होंने 144 में आपका असेसमेंट कर लिया, तो इसके बाद फिर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 19 नवंबर 2022 और 31 दिसंबर 2022 विच एवर इज अर्लियर इज 19 नवंबर 2022। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि आपका बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट पड़ा है और उससे पहले पहले डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट कर दे पूरा, ऐसा होता नहीं है। तो आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे, दैट इज 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, यहां तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(4). लेकिन अब अपना एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कि सर एक बात बताइए, जब अपने पास टाइम लिमिट पड़ा है बिलेटेड रिटर्न का, जैसे 139(1) का ड्यू डेट था 31 जुलाई, तो अपने पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीना पड़ा है। अगर 31 अक्टूबर था, अगर 31 अक्टूबर था तो नवंबर दिसंबर 2 महीना पड़ा है एक्स्ट्रा। अगर 30 नवंबर था तो 1 महीना पड़ा है आपके पास एक्स्ट्रा 31 दिसंबर तक। सो क्वेश्चन यह आता है कि जब अपने पास टाइम पड़ा है तो हमारे बॉस हमको क्यों परेशान करते हैं। आपके जो बॉसेस है आपको क्यों छुट्टी नहीं देते, जब भी आप मांगते हो छुट्टी कि सर प्लीज छुट्टी दे दीजिए ना सर, एग्जाम है हमारा, तो हमेशा बॉस ये बोलता है ड्यू डेट चल रही है, ड्यू डेट तक छुट्टी मत मांगना, ड्यू डेट के बाद में चले जाना। आप उनको बोलो ना, अरे बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देंगे ना आके, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते सर 31 दिसंबर है ना सर, नवंबर का एग्जाम दे देने दीजिए ना, नवंबर के बाद आएंगे, 15 नवंबर के बाद, 16 नवंबर के बाद, उसके बाद हम कर लेंगे ना, दिसंबर पड़ा है दिसंबर तक कर लेंगे ना, ऐसा नहीं चलता है। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके साथ में क्या क्या हो सकता है, मींस व्हाट कैन बी अ कॉन्सिक्वेंसेस, वो मैं आपको दीक्षा बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होता है पता है, सबसे पहले तो आपको एक 234A का इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। 234A का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। एक बात बताइए, एक तो 234A का इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, 234A का, किसी ने बोला 234F का फीस लग जाता है, आंसर इज यस। यहां पे जैसे ही आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं ना, इस पीरियड में आपने रिटर्न फाइल किया तो आपको 5000 रुपीज की एक फीस लगती है, दैट इज 234F की वो फीस लग जाती है। लेकिन उसमें एक ये चीज बोली जाती है कि अगर आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो अप टू 5 लाख है, तो इस केस में ये जो फीस है ना, ये 1000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, मींस 1000 लगती है। तो अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो आपको 5000 रुपए का फीस लगेगा, और अगर एनटीआई अप टू 5 लाख है तो मैक्सिमम 1000 की फीस लग सकती है, उससे ज्यादा फीस नहीं लगेगी। मैक्सिमम आपका जो है वो फीस कितना लग सकता है, 1000 रुपया लग सकता है, 1000 से ज्यादा नहीं लग सकता। अब एक और चीज समझना है, यहां पे ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, यहां पे एक और चीज समझना, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। सर आप बोल रहे हैं यहां पे 1000 का फीस लग सकता है, लेकिन पहले तो 1000 और 5000, पहले तो 10,000 हुआ करता था। एक बात बताऊं, पहले यहां पे 10,000 भी था, बट वो 10,000 कब लगता था, जब आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करते थे। तो जब आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करते थे, 31 दिसंबर जो था इस डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते थे तो आपको 10,000 का फीस लगता था। बट अभी तो वो 10,000 रहा ही नहीं, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद तो रिटर्न फाइल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद तो आप रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते हैं, आपके पास मौका ही नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद तो आप रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते करके, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहां पे फीस कितना लगेगा, 5000 का। तो दो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बताया। तीसरा कॉन्सिक्वेंस, अगर आपके लॉसेस का केस है तो वो लॉसेस को आप क्या नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड। आपको जो है वो कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा, आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपका लॉस का केस है देन दैट लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, आप उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा लॉसेस का। ये तीसरा कॉन्सिक्वेंस।
चौथा कॉन्सिक्वेंस ये होता है भैया कि एक सेक्शन होती है एटीएसी करके, और ये एटीएसी में डिडक्शन टॉपिक में पढ़ाता हूं। एटीएसी ये बोलती है कि अगर आपका लेट रिटर्न है तो आप जो इनकम बेस्ड डिडक्शन है ना, वो इनकम बेस्ड डिडक्शन आप नहीं ले सकते। इनकम बेस्ड डिडक्शन जो मिलते हैं कौन से, एटीआईए से लेके और एटीआरआरबी के, ये एटीआईए से लेके एटीआरआरबी एज वेल एज द 10AA का ये जो डिडक्शन होते हैं ना, ये इनकम बेस्ड डिडक्शन आप नहीं ले सकते अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया। ये तुम्हारा एक और कॉन्सिक्वेंस हो गया। उसके बाद एक और चीज समझना, जो आपको रिफंड का इंटरेस्ट मिलता है ना, आपने देखा होगा आपके क्लाइंट के केस में जब रिफंड होगा तो एक 244A का आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है समझने की कोशिश करना। अगर आपने रिटर्न है वो टाइम पे फाइल कर दिया, अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया, मींस इफ यू हैव फाइल्ड द रिटर्न ऑन टाइम, तो ये आपको इंटरेस्ट मिलता है 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से। मींस 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, जैसे आपका रिफंड बन रहा है और रिफंड एडवांस टैक्स टीडीएस की वजह से है, एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया था या टीडीएस ज्यादा कट गया था उसकी वजह से रिफंड है। तो अगर आपका रिफंड बन रहा है, और रिफंड के केस में क्या हुआ, अगर आपका रिफंड बन रहा है और आपने टाइम पे रिटर्न फाइल किया, मींस इस डेट तक कर लिया, तो आपको इंटरेस्ट कब से मिलेगा पता है, 1 अप्रैल से मिलेगा। 1 अप्रैल से आपको इंटरेस्ट मिलता है, और वो 1 अप्रैल से 0.5%, हाफ मींस आधा परसेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, आपको 1 अप्रैल से ही अपना इंटरेस्ट चालू हो जाता है। लेकिन अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया, अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो फिर क्या होता है, जिस डेट को आप रिटर्न फाइल करते हो ना, उस डेट से फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए 2 चीजें मैंने बताई, अगर आपने रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल कर दिया तो इंटरेस्ट 1 अप्रैल से ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो उस केस में क्या होगा, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे वहां से आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे वहां से आपको इंटरेस्ट मिलना है वो चालू हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आप देख लीजिए एक बार 139(4) पूरा, 139(4) पूरा। वन 139(4) पूरा देख लीजिए आपकी बुक से। टू 234 बी एंड सी कहाँ आता है, वो तो एडवांस टैक्स लेट भरते हैं तब आता है ना। Next section 139(5) is revised return. Next section 139(5) is related to the revised return. चलिए रिवाइज रिटर्न। सर क्वेश्चन ही आता है कि अगर हमने एक बार रिटर्न फाइल कर दिया क्या उसको रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस। लॉ बोलता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल किया है पहले या तो 139(1) में या 139(4) में। 139(1) मीन्स नॉर्मल रिटर्न, 139(4) मीन्स बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न है वो भी रिवाइज हो सकता है, बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है। अब एक चीज समझना, अगर आपने रिटर्न फाइल किया 139(1) में या 139(4) में, और अगर आपको उसमें कुछ ओमिशन मिल जाता है रिटर्न में,
या कुछ भी गलती मिल जाती है, मिस्टेक मिल जाती है, यू कैन रिवाइज दैट रिटर्न, आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज रिटर्न इज अलाउड। तो अगर आपको कुछ ओमिशन मिल जाता है, मिस्टेक मिल जाती है, तो उस केस में आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अब एक चीज समझना, यहां पे बोला है 139(1) एंड 139(4), बट मैं बताऊं 139(3) भी तो कवर हो जाएगा। 139(3) इज अ लॉस रिटर्न, बट ये लॉस रिटर्न जो होता है ना, वो लॉस रिटर्न जो होता है ना, वो लॉस रिटर्न भी तो 139(1) में ही फाइल होता है। लॉस रिटर्न इज फाइल इन 139(1) ओनली बिकॉज दैट इज अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो 139(1) में फाइल होता है। या तो देखिए, तो इन सिंपल वर्ड ऐसा बोल दो, आपने रिटर्न पहले फाइल किया था 139(1) में, 139(4) में, 139(3) में, आपको कुछ मिस्टेक मिल जाता है, ओमिशन मिल जाता है, तो आप उसको रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन कब तक कर सकते हैं? तो रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट भी चेंज हो गया इस बार। और रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट क्या है आप समझने की कोशिश करना। यहां रिवाइज रिटर्न का जो टाइम लिमिट है दैट इज द फर्स्ट इज अप टू 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, मींस असेसमेंट ईयर के एंड से 3 महीने पहले तक। तो 3 महीने का जो टाइम शॉर्ट किया, कर्टेल किया, जैसे बिलेटेड रिटर्न में किया, रिवाइज रिटर्न में भी किया है, अप टू 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और एंड ऑफ असेसमेंट, और आई कैन से दैट अप टू एंड ऑफ दैट इज द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is earlier, दोनों में से जो अर्लियर वाला टाइम रहेगा। तो अप टू 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is earlier, सो अप टू 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is earlier, तब तक आप रिवाइज कर सकते हैं। अब एक चीज समझना, कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, इधर देखिए। जैसे मान लो आपका ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर, ध्यान देना, प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। मान लो आपकी यहां पे 139(1) की ड्यू डेट थी, यहां पे 139(1) की ड्यू डेट थी, 139(1) की ड्यू डेट थी, वो 31 जुलाई 2022 थी मान लो। एक बात बताइए, आपने रिटर्न फाइल किया यहां पे, मीन्स रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), और आपने यहां पे पीजीबीपी का इनकम बताया फॉर एन एग्जांपल 5 लाख रुपए का, और रिटर्न फाइल किया है आपने 19 जुलाई 2022 को, इस डेट को रिटर्न फाइल किया। चीजों को समझना है, एसएससी जिसका प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 है, आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट ये है, आपने रिटर्न फाइल किया 19 जुलाई 2022 को, और आपने रिटर्न 139(1) में फाइल किया, पीजीबीपी का इनकम आपका 5 लाख है। अब हुआ क्या, आपको लगता है कि इस रिटर्न में कोई मिस्टेक है, आपको लगता है इस रिटर्न में कोई मिस्टेक है, कुछ ओमिशन है, तो क्या आप इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं, बट व्हाट इज द टाइम लिमिट? टाइम लिमिट इज हियर 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, मींस यहां पे आपका जो 31 दिसंबर 2022 आएगा, दैट इज मैं बोल दूं 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, इससे पहले पहले आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इस रिटर्न को आप यहां तक रिवाइज कर सकते हैं, इसके बाद आप रिवाइज नहीं कर सकते। 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले आप रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ही आता है, कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं? एन नंबर ऑफ टाइम, आपकी मर्जी, सुबह उठे तब रिवाइज कर लो, रात को वो रिप्लाई नहीं कर रही है तब रिवाइज कर लो करके, ठीक है। अगर मान लो रात को वो ऑनलाइन है और आपको रिप्लाई नहीं कर रही, आप उसको देखे जा रहे हो, बेटर है आप रिटर्न रिवाइज कर लीजिए। तो अगर आपके पास टाइम लिमिट है तो आप चाहे तब तक रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, जब तक मन नहीं भर जाता तब तक आप रिवाइज कर सकते हैं, बट इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर। अब एक और चीज समझना, यहां एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि आप क्या करना चाहते हैं, इस रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, और यहां पे आपने क्या किया, इस रिटर्न को रिवाइज किया,
इस रिटर्न को आपने इस यहां पे ऑन द 15 नवंबर 2022 को आपने 139.5 में रिवाइज कर दिया और मान लो आपने पीजीबीपी का इनकम 2 लाख बता दिया, क्या आप बता सकते हैं या नहीं? क्या आप 2 लाख बता सकते हैं या नहीं पीजीबीपी का इनकम? आंसर इज यस। आप इनकम कम भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है रिवाइज रिटर्न में। अब एक और चीज समझना, आप क्या करना चाहते हैं यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे वहां पे रिवाइज रिटर्न करके, और आप अपने पीजीबीपी के लॉसेस बताना चाहते हैं, और पीजीबीपी के लॉसेस 2 लाख, पीजीबीपी के लॉसेस आप 2 लाख बताना चाहते हैं, आप पीजीबीपी के लॉसेस बताना चाहते हैं 2 लाख के। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या आप बता सकते हैं या नहीं? क्या आप पीजीबीपी के लॉसेस बता सकते हैं या नहीं? बता तो सकते हैं, रिटर्न रिवाइज तो कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन यह है कि भैया आप यहां पे लॉस बता के रिटर्न रिवाइज तो कर सकते हैं, आंसर इज यस। क्या आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं? ये जो लॉसेस जो रिवाइज रिटर्न में बताए, ओरिजिनल रिटर्न आपने टाइम पे फाइल किया था, ओरिजिनल रिटर्न आपने टाइम पे फाइल किया था, आपको उसमें गड़बड़ लगी, ओहो बोला गड़बड़ लगी, आपने रिवाइज मारा यहां पे, और रिवाइज में आप 2 लाख के लॉस बताना चाहते हैं। आप लॉसेस तो बता सकते हैं, बट क्या ये लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं? यस बाबा, इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कोड्स भी बोल चुके हैं, एज वेल एज यहां एक कंसेप्ट आता है कि जब भी आप अपने रिटर्न को रिवाइज करेंगे ना, एवरीथिंग इज रिप्लेस्ड बाय रिवाइज रिटर्न एक्सेप्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एवरीथिंग इज रिप्लेस्ड बाय रिवाइज रिटर्न एक्सेप्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो जब आपने इस रिटर्न को यहां रिवाइज किया ना, तो हर चीज रिवाइज की ली जाएगी। जब आपने इस रिटर्न को आपने रिवाइज किया तो हर चीज रिवाइज की ली जाएगी एक्सेप्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मींस शोभिता यहां पे डेट 19 जुलाई 2022 ही ली जाएगी, और यस ये लॉसेस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बोलेंगे, मैं बताऊं आपको, इसीलिए एक मार्केट में प्लानिंग चलती है। अगर आपने अपने ऑफिस में ये नोटिस किया होगा तो बहुत बार आपके बॉसेस क्या करते हैं, जब लास्ट डेट होती है और आपको समझ में आ नहीं रहा है, आपके लॉसेस का केस है और लॉस है और आपने पूरा काम किया नहीं है, आपके बॉसेस बोलते हैं एक बार नील रिटर्न फाइल कर दो। आप ड्यू डेट तक एक बार कुछ भी आंकड़े डाल के, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल के, और आप एक बार रिटर्न फाइल कर दीजिए करके, ठीक है। तो जब आप रिटर्न फाइल कर लेते हैं, उसके थोड़े टाइम बाद आप क्या कर दो, उसको रिवाइज करके और फ्रेश लॉसेस जो आते हैं वो लॉसेस ले लीजिए और वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपने ऑफिस में ऐसा बहुत बार कहते हुए किसी को सुना होगा कि यार लास्ट डेट है, ड्यू डेट है और लॉस का केस है, तुम फटाफट रिटर्न फाइल कर लो। तुम एक काम करो, फटाफट क्या करिए करके, ठीक है, आप फटाफट जो है वो फटाफट रिटर्न फाइल कर लीजिए, फटाफट भले नील रिटर्न कुछ भी डेटा डाल के करके, ठीक है, आप रिटर्न फाइल कर दीजिए और थोड़े टाइम के बाद आप लॉसेस को क्या कर जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे। थोड़े टाइम बाद जब आप वापस रिवाइज करिए और फिर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, हाँ इधर देखना, जैसे मान लो इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, जैसे मान लो हुआ क्या, हमने हमारा पहला रिटर्न फाइल किया, वो यहां पे फाइल किया, मीन्स हमने हमारा पहला रिटर्न जो फाइल किया वो मान लो 15 सितंबर 2022 को किया अंडर सेक्शन 139(4), और उसमें हमने 5 लाख का प्रॉफिट बताया, ठीक है, उसमें हमने 5 लाख का प्रॉफिट बताया। कितना? 5 लाख का प्रॉफिट। अब एक बात समझिए, मतलब पहला ही रिटर्न लेट था, अंडर सेक्शन 139(4) था, पहला ही रिटर्न जो था वो 139(4) था। थोड़े दिन के बाद हमको लगता है कि उस रिटर्न में मिस्टेक है, हमको लगता है उस रिटर्न में मिस्टेक है, बट पहला रिटर्न इटसेल्फ लेट था, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद क्या किया, हमने रिटर्न को रिवाइज मार दिया, एंड रिटर्न को रिवाइज करके और हमने यहां पे पीजीबीपी के लॉसेस बता दिए 9 लाख के। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं या नहीं? क्या आप यहां पे
रिटर्न को रिवाइज्ड कर सकते हैं या नहीं? आप रिटर्न को रिवाइज तो कर सकते हैं, आंसर इज यस, बट क्या लॉसेस जो है वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं? आंसर इज नो। यहां लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्यों कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते? क्योंकि जब आपने ये पहला रिटर्न फाइल किया था, वो पहला ही तो आपने लेट रिटर्न फाइल किया था। दीक्षा, जो पहला रिटर्न आपने फाइल किया था, दैट फर्स्ट रिटर्न वाज फाइल लेट ना। जो पहला ही रिटर्न आपने लेट फाइल किया था, तो भले डेट आप ये ले लोगे तो भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। यहां पे आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप रिटर्न को रिवाइज तो कर सकते हैं, बट आप लॉसेस है वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? आपको समझा या नहीं समझा? राइट आंसर इज यस सर, हमको समझा। अब आप एक काम करिए, अपनी बुक पे आइए और देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। लॉस रिटर्न वाला पार्ट हो गया था अपना। लॉस रिटर्न में ये गोविंद नागर जो है शुगर लिमिटेड वाला आपने केस लॉ पढ़ लिया होगा, बड़ा ही सिंपल सा केस लॉ है करके, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पे 139(5) रिवाइज रिटर्न। मुझे एक और बात बताइए आप, सर अगर मान लो हमको रिफंड मिल गया, उसके बाद भी रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं या नहीं? जैसे रिफंड आ गया, आपने रिटर्न फाइल किया, आजकल तो हाथों हाथ रिफंड आता है, 2-4 दिन में रिफंड आ गया, बट आपको लगता है कि नहीं कोई मिस्टेक है, रिवाइज रिटर्न करना है, क्या आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं या नहीं? आंसर इज यस, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको रिफंड आ गया या अगर आपको इंटीमेशन आ गई, तब भी आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है? इंटीमेशन आ गई, रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। इंटीमेशन कोई कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट थोड़ी है। इंटीमेशन जो आपको आती है 143(1) की, जो आपको आजकल तो हाथों हाथ इंटीमेशन भी आ जाती है 2-4 दिन में, तो अगर इंटीमेशन आ गई प्रोसेसिंग के बाद, तो इंटीमेशन 143(1) का आना इज नॉट अ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, तो उसके बाद भी आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट इज अलाउड टू रिवाइज। आप रिटर्न है वो रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस सर, हमको समझा। अब एक और चीज समझना, 2 केस लॉ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और इस बार मैंने जो केस लॉ है वो यहीं पे डाले हैं। मैंने जैसा आपको बताया, दिस इज द बेस्ट कॉम्पैक्ट ऑफ माय लाइफ करके, ठीक है। जो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी कॉम्पैक्ट है वो ये वाली है। ये कॉम्पैक्ट का आई थिंक 14th या 15th वर्जन है, बट इतनी कॉम्पैक्ट में सबसे बेस्ट कॉम्पैक्ट है जो मेरे लिए ये है। देखिए, सबसे पहला केस लॉ एक डालमिया पावर लिमिटेड का केस लॉ है, और ये डालमिया पावर लिमिटेड का केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। जब भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपके यहाँ पे ब्लू कलर क्या बोलते हैं, रेड कलर में रहेगा, और जो भी आपका हाई कोर्ट का जजमेंट है तब आपका ग्रीन कलर में रहेगा करके, ठीक है। अब एक बात समझना, बच्चे भी बेस्ट है। यस, बच्चे तो बेस्ट है, ये तुम लोग तो बेस्ट हो, ये तुम हो तो मैं हूं, नहीं तो मैं हूं ही नहीं करके, ठीक है। सर क्या डायलॉग मार दिया आपने, तुम ही हो तो मैं हूं, वैसा है। तो डालमिया पावर लिमिटेड का एक केस लॉ है 2020 का। इसमें क्या हुआ, एक और बात मैं बताऊं, अगर मान लो ये बिलेटेड रिटर्न का जो टाइम लिमिट होता है, जैसे ये टाइम लिमिट, सर अगर मान लो ये टाइम लिमिट चला गया, तो इसके बाद क्या कब हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आंसर इज नहीं कर सकते। अगर ये टाइम लिमिट चला जाता है, ये जो टाइम लिमिट है ना, अगर ये टाइम लिमिट चला गया तो इसके बाद आप कभी भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ये टाइम लिमिट चला गया तो इसके बाद आप कभी भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। लेकिन है ना, अगर मान लो कोई जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन रीजन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के घर पे डेथ हो गई, किसी को कोविड हो गया, कोविड की वजह से कोई झगड़ा हो गया, उसकी वजह से बिलेटेड का टाइम भी चला गया, तो आप रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाओगे। तो इस केस में सीबीडीटी के पास ये पावर है कि सीबीडीटी चाहे तो डिले को कंडोन कर सकती है। सीबीडीटी चाहे तो डिले को कंडोन कर सकती है, और उस केस में आप कंडोनेशन के लिए एप्लीकेशन डालिए, और अगर उनको लगता है ये जेन्युइन रीजन है तो डिले को कंडोन कर लेंगे, और आपका रिटर्न बिलेटेड टाइम के बाद भी आपका रिटर्न है वो रिटर्न आपका एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब एक बात समझना, यहां पे 2 केस लॉ है। सबसे पहला केस लॉ यहां पे जो है दैट इज रिलेटेड टू द डालमिया पावर लिमिटेड एंड ANR 2020 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब एक बात समझना, इस डालमिया वाले में क्या हुआ था कि लाइक कुछ कंपनियों का अमलगमेशन हो रहा था। अमलगमेशन जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझिएगा आप। जैसे मान लो एक कंपनी है A B C D, ये 4 कंपनियां हैं, और ये 4 कंपनियां अमलगमेट हो रही है एक कंपनी के साथ में, दैट इज द डालमिया वालों के साथ में, डालमिया लिमिटेड, इसके साथ में ये 4 कंपनियां अमलगमेट हो रही है। अब एक चीज समझना, जब कंपनियां अमलगमेट हो रही है तो ऑब्वियसली अमलगमेशन के केस में आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में ये चीज पढ़ेंगे कि अमलगमेशन के केस में जो अमलगमेटिंग कंपनी, जो इन कंपनीज के जो लॉसेस होते हैं ना, वो अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस जो है वो
अमलगमेटेड कंपनी है वो कैरी फॉरवर्ड कर जाएगी, आंसर इज कोई दिक्कत नहीं है। अमलगमेटेड कंपनी है वो कैरी फॉरवर्ड कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस है वो अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस अमलगमेटेड कंपनी है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। अब हुआ क्या, यहां पे अमलगमेशन के लिए इन्होंने पहले इन्होंने एक रिटर्न अपना फाइल कर दिया। अब एक बात समझना, अगर आप रिटर्न भी रिवाइज करना चाहते हैं उस टाइम के बाद, जो पर्टिकुलर टाइम लिमिट है उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट, उसके बाद आप रिवाइज भी नहीं कर सकते। बट अगर जेन्युइन रीजन है तो उस केस में आप रिवाइज कर सकते हैं, आपको सीबीडीटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सीबीडीटी अगर बोलती है जेन्युइन रीजन है तो उस केस में आपको रिवाइज का मौका मिलेगा। अब हुआ क्या, इस पर्टिकुलर केस में इस कंपनी ने पहले अपना रिटर्न फाइल कर दिया, पहले अपना रिटर्न फाइल कर दिया और रिटर्न फाइल किया, और उसके बाद वो एनसीएलटी में इनका प्रोसेस चल रहा है, एनसीएलटी में प्रोसेस चल रहा है अमलगमेशन का। और यहां डिपार्टमेंट को भी पता है, डिपार्टमेंट को भी पता है कि अमलगमेशन हो रहा है, डिपार्टमेंट को भी पता है। एनसीएलटी ने वो अमलगमेशन अप्रूव कर दिया, और एनसीएलटी ने जब अमलगमेशन अप्रूव किया और एनसीएलटी ने ये बोला कि अब जो है ये रिवाइज रिटर्न करेंगे, रिवाइज रिटर्न है वो करेंगे ये, और रिवाइज रिटर्न इनको अलाउ होना चाहिए। अब हुआ क्या, एसएससी ने रिवाइज रिटर्न फाइल किया 139(5) में, क्योंकि पहले तो खुद का इनकम खुद के लॉसेज ही लिए होंगे, बट अमलगमेशन जब अप्रूव हो गया तो उसके बाद जो अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेज है, जो पुरानी कंपनी के लॉसेज है, पुरानी कंपनी का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो भी तो साथ में कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए और सेटअप होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके लिए इन्होंने क्या किया, अब रिटर्न फाइल किया रिवाइज रिटर्न, बट रिवाइज रिटर्न फाइल किया 139(5) का टाइम लिमिट चला गया था, 139(5) का टाइम लिमिट चला गया था। और जब 139(5) का टाइम लिमिट चला गया और उसके बाद इन्होंने रिवाइज रिटर्न किया, उस केस में एओ ने रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया, एओ ने रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं टाइम के बाद है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, अगर आपको भरना ही है तो आप हमसे आके और कंडोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करो। सीबीडीटी से आके, सीबीडीटी को पावर है 119 में कि कंडोनेशन दे सकती है, तो सीबीडीटी से रिक्वेस्ट करो। तो क्वेश्चन यह आता है कि क्या यहां एसएससी को जब एनसीएलटी ने अलाउ किया है अमलगमेशन और एनसीएलटी ने बोला है कि आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उस केस में भी क्या एनसीएलटी, क्या इस एसएससी को सीबीडीटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या ये बिलेटेड रिटर्न जो है टाइम लिमिट के बाद भी फाइल कर सकते हैं? राइट आंसर इज ये कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहां कोई कंडोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये रिटर्न है वो 139(5) में टाइम लिमिट के बाद भी रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एसएससी फाइल्ड द रिवाइज रिटर्न आफ्टर द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(5) ड्यू टू द स्कीम ऑफ द अमलगमेशन अप्रूव्ड बाय द एनसीएलटी एंड एनसीएलटी enables the SSC to file the revised return post amalgamation। पोस्ट अमलगमेशन ये रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसा एनसीएलटी ने अलाउ किया है। डिपार्टमेंट डिड नॉट ऑब्जेक्ट द स्कीम ड्यूरिंग द एनसीएलटी प्रोसीडिंग, एनसीएलटी प्रोसीडिंग में डिपार्टमेंट ने कोई भी ऑब्जेक्ट किया नहीं था इसमें। द डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द रिवाइज रिटर्न फाइल बाय एसएससी बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। The contention of the department that the revised return is invalid without a condonation of CBDT under section 119 subsection 2 clause B is invalid means यहां पे 119 subsection 2B में रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, कोई कंडोनेशन लेने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट को धमकाया, बोलिए इनका रिटर्न है वो आप एक्सेप्ट करिए, बिकॉज यहाँ एनसीएलटी ने बोला है ये रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं और ये लेट कर सकते हैं। अब आप बोलते हो कि लेट नहीं लेंगे, अरे एनसीएलटी ने बोला है और जब वो प्रोसीडिंग चल रही थी अमलगमेशन की उसमें आपका कोई ऑब्जेक्शन था नहीं, और अब उन्होंने रिटर्न फाइल किया और वो लेट किया तो आप ये बोलते हैं कि नहीं हम तो इसको अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक बहुत पुराना केस लॉ है, दैट इज द ओडिशा रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2012 का। इस केस लॉ में क्या हुआ कि एक बात बताइए, अगर आपको रिटर्न को रिवाइज करना है तो क्या आप सिर्फ एक पेपर पे लिख के दे सकते हैं क्या कि मेरा ये रिटर्न रिवाइज कर दो? पेपर पे लिख के डिपार्टमेंट भेज दिया लेटर, क्या पेपर मेरा ये रिटर्न में ये चेंज कर देना। या आपको कोई फ्रेश क्लेम लेना है तो क्या आप पेपर पे लिख के दे सकते हैं? नहीं। आपको अगर कुछ भी चेंज करना है यू हैव टू फाइल द रिवाइज रिटर्न। आप रिवाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि रिवाइज स्टेटमेंट भेज दिया कि मेरा ये चेंज कर लेना। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग यू हैव टू फाइल द रिवाइज रिटर्न। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर केस लॉ में। ये केस लॉ बोलता है एसएससी कैन नॉट रिवाइज द पर्टिकुलर्स फाइल्ड इन द ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम बाय फाइलिंग अ रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ इनकम। आपको स्टेटमेंट ऑफ इनकम नहीं देना है, आपको रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। ही हैज टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). एओ हैज नो पावर टू एंटरटेन अ फ्रेश क्लेम मेड बाय एसएससी आफ्टर फाइलिंग द ओरिजिनल रिटर्न एक्सेप्ट बाय वे ऑफ फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न। तो एओ जो है वो फ्रेश क्लेम तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब आप रिवाइज रिटर्न करेंगे। इसके अलावा वो कभी भी आप लेटर लिख के दे दोगे कि आप फ्रेश क्लेम ले लो वगैरह, वो नहीं लेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस।
चलिए एक और लास्ट सेक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको ब्रेक देते हैं। 139(9) दैट इज डिफेक्टिव रिटर्न। अब एक बात समझना, ये सेक्शन क्या बोलती है कि रिटर्न आपका डिपार्टमेंट डिफेक्टिव कंसिडर कर सकता है, या तो रिटर्न आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म में फाइल नहीं किया। प्रिस्क्राइब फॉर्म जो आईटीआर होते हैं वो आईटीआर में आपने फाइल नहीं किया, जैसे आईटीआर 4 में फाइल करना था आपने गलत फॉर्म में फाइल किया। प्रूफ ऑफ टैक्स इज नॉट अटैच विद द रिटर्न, मींस जो आपने टैक्स भरा था उसका चालान नंबर आना चाहिए, 26 AS में दिखना चाहिए। अगर वो प्रूफ साथ में नहीं है तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जा सकता है। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का 44 AB का रिपोर्ट है वो सबमिट ही नहीं हुआ, तो इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो रिटर्न इज ट्रीटेड एज डिफेक्टिव। एओ शैल इंटीमेट द डिफेक्ट टू द असेसी। आपको एक मेल आता है 139(9) का, आपको इंटीमेट किया जाता है, एंड गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 15 days और एक्सटेंडेड टाइम, मींस 15 दिन आपको देंगे और एक्सटेंडेड टाइम भी दे सकते हैं कि आप इस डिफेक्ट को सुधार लीजिए। इफ assessee does not rectify the defect then return shall be treated as invalid return। invalid return का मतलब आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं था, void ab initio आपका रिटर्न माना जाएगा। तो अगर आपने रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव माना जाता है तो आपको डिफेक्ट को सुधारना पड़ेगा। 15 days नॉर्मली देते हैं, आप अगर एक्सटेंडेड टाइम चाहते हैं आपको एक्सटेंडेड टाइम दे सकते हैं, और एक्सटेंडेड टाइम में भी अगर आप रेक्टिफाई नहीं करते हैं तो उस केस में आपका रिटर्न है वो इनवैलिड माना जाएगा। और इनवैलिड रिटर्न का मतलब होता है जैसे आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं था। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो हमने ब्रेक से पहले क्या क्या पढ़ा? 139(1) पढ़ा, 139(1)(c) पढ़ा, 139(3) पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा एंड 9 पढ़ा। ये चीजें हमने ब्रेक से पहले पढ़ी करके, ठीक है। चलिए अब आप एक काम करिए, ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक के बाद फिर अपन आगे है वो सेक्शन कंटिन्यू करेंगे 139(4)(a) से। एग्जैक्ट टाइम इज 7 मिनट। एग्जैक्ट टाइम ब्रेक का रहेगा 7 मिनट, ठीक है।